तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल मीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को वर्गीकरण के पदानुक्रम के बारे में पढ़ाएंगे। वर्गीकरण के पदानुक्रम किसे कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इस बच्चों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते अपने टॉपिक पर। पदानुक्रम किसे कहते हैं? ये जगत है, जितने भी जगत है उनको छोटे क्रम में करते हैं, फिर उससे छोटे क्रम में करते हैं, फिर उससे छोटे क्रम में करते हैं, फिर उससे छोटे क्रम में करते हैं, फिर और छोटे क्रम में जो करते हैं। तो इस मतलब छोटे क्रम में करने पर ही उसको पदानुक्रम कहते हैं। जैसे कि जगत है, जगत से छोटा फाइलम है। अगर हम एनिमल्स के लिए ले रहे हैं तो हम फाइलम लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे। अगर प्लांट के लिए ले रहे हैं तब हम डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न लिखेंगे। ये अंतर ज़रूर देखना है। एनिमल के लिए फाइलम होगा और पादप के लिए डिवीज़न होगा। और उससे छोटा कम क्या होता है बच्चों? क्लास होता है, हिंदी में वर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद और छोटे क्रम में आते हैं तो क्या आता है? गण। गण को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। फिर इसके बाद और छोटे क्रम में लाते हैं तो कुल हो जाता है, कुल इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। और छोटे क्रम में जब लाते हैं तो वो जाति होता है, जाति इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। मतलब छोटे छोटे पदों में जो क्रम के अनुसार जो बांटा जाता है, रखा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसी को पदानुक्रम कहते हैं। छोटे छोटे समूह में रखना। अब ये क्लियर हो गया। धरती पर जितने भी जीव हैं उन्हें 5 जगत में विभाजित कर दिया गया। इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, सबका अध्ययन करना अभी भी सरल नहीं था। इसलिए अलग अलग जगत में पाए जाने वाले जीवों को अब हम और अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। पादप जगत में बहुत सारे पौधे आते, बहुत सारे बच्चों पौधे आते हैं। जैसे कुछ पौधे केवल जल में ही रहते हैं, कुछ पौधे जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, कुछ पौधे केवल ज़मीन पर ही रहते हैं। इसलिए पौधों को भी अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जगत को छोटे भागों में विभाजित करना ही पदानुक्रम है बच्चों। इस जगत को छोटे भागों में ही विभाजित कर देना पद के अनुरूप, उसे पदानुक्रम कहते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? जगत होता है, इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। सबसे छोटा क्या होता है? जाति। सबसे छोटा जाति होता है। ठीक है बच्चों, इसी को पदानुक्रम कहते हैं। अब बायोलॉजी में जाति का मतलब क्या होता है? अब हम लोग व्यवहारिक भाषा में जाति को क्या बोलते हैं? कोई कायस्थ है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, ये सब जाति होती है। तो लेकिन बायोलॉजी में यहाँ पर जाति का मतलब दूसरा होता है। वही चीज़ है, बायोलॉजी में जाति का मतलब ऐसे जीवों का समूह जो अपनी ही फीमेल के साथ रहना, उठना बैठना उसका होता है, उन्हीं के साथ रिप्रोडक्शन भी करते हैं और अपनी जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। तो जाति का मतलब यही होता है। तो जैसे उदाहरण है, एक मैदान में बहुत सारे शेर भी हैं, चीता भी है, तेंदुआ भी है, बिल्लियाँ भी हैं। ये सभी देखने में एक जैसे लगते हैं, एक ही कुल के लगते हैं, देखने में एक ही फैमिली के होते हैं, यानी उनका कुल एक ही है। लेकिन चीता कभी शेर के पास नहीं जाएगा, शेर कभी तेंदुआ के पास नहीं जाएगा। शेर अपनी फीमेल के पास ही जाएगा, चीता अपने फीमेल के पास ही जाएगा और आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी ही जैसे नए संतति को उत्पन्न करेंगे। जैसे बिल्ली के बच्चे बिल्ली की ही तरह होते हैं, चीते के बच्चे चीते की ही तरह होते हैं। यहाँ इसी को जाति कहते हैं, जाति इसी को कहते हैं, स्पीशीज इसी को कहते हैं।
जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे बड़ी इकाई कौन होती है? जगत होती है। सबसे छोटी इकाई होती है जाति। अब बच्चों हम आ जाते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ, इसमें अलग अलग डिवीज़न देखने को मिलते हैं। जब पादप जगत की बात होगी तो बच्चों हमेशा दूसरे नंबर पर डिवीज़न रखा जाएगा, और एनिमल की जब बात होगी तो हम फाइलम कहेंगे। फाइलम कहेंगे। तो इसमें अलग अलग डिवीज़न को देखने को मिलता है। इन्हें अध्ययन की सरलता के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। अब इनको 5 भागों में बांटा गया है। पादप जगत है, कौन कौन है? पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। बच्चों हम इन तीनों का एक साथ स्टडी करेंगे क्योंकि ये क्रिप्टोगेम है। ये दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे क्योंकि ये फेनरोगेम है, पादप है। ये क्रिप्टोगेम पादप है, ये फेनरोगेम पादप। इसको एक साथ रखे हैं और इनको जो है एक साथ रखें, इन तीनों को। चलिए चलते हैं। अब किस आधार पर 5 भागों में बांटा गया है? हाँ, ये इसका भी जानना जरूरी है। 5 भागों में बांटा गया है तो किस आधार पर बांटा गया है? तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि शरीर का विभेदीकरण है या नहीं। पहला नंबर है कि देखना है कि शरीर का विभेदीकरण है या नहीं। विभेदीकरण का मतलब बच्चों क्या है? जड़, तना, पत्ती दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? नहीं दे रही हैं, जड़, तना, पत्ती दिखाई नहीं दे रही हैं तो अविभेदित हैं। और जड़, तना, पत्ती अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो विभेदित हैं। हाँ, दूसरा हम देखेंगे रहने का आवास। पौधे जो है जल में रहते हैं कि जल और थल दोनों में रहते हैं? हाँ, या फिर जल में ही रहते हैं या फिर जमीन पे रहते हैं, ये देखना है। तीसरा है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं है। हाँ, तो अगर जाइलम फ्लोएम है तो संवहनी पादप कहलाएंगे, अगर नहीं है तो असंवहनी पादप कहलाएंगे। ये लिखा है बच्चों, है तो संवहनी पादप, नहीं है तो असंवहनी पादप। तो चौथा है पौधों के पास बीज या पुष्प धारण करने की क्षमता है कि नहीं। पौधों के पास बीज और पुष्प धारण करने की क्षमता है कि नहीं, ये देखेंगे। इस आधार पर हम बांटेंगे। पौधों में पुष्प अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्रिप्टोगेम पादप है। बीज और पुष्प नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो फेनरोगेम पादप कहलाएंगे। उनको फेनरोगेम में रखेंगे, मानेंगे। अब चलिए चलते हैं। पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन शुरू में हम 3 भागों में बांटकर स्टडी करते हैं। तो हमने बताया ना, क्योंकि ये तीनों जो है क्रिप्टोगेम है। तो चलिए आधार, ये थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आधार है, आधार में क्या है? शारीरिक संरचना देखना है। जिस जीव, इनमें जो जीव होते हैं वो थैलस की तरह, थैले जैसे होते हैं। थैलस की संरचना होती है। ना तो इनमें जड़ होगा, ना तना होगा, ना पत्ती होगी, वो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही रहेंगे। थैले की तरह संरचना होती है। और ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती होते हैं। ये विभेदित होते हैं, ये अविभेदित होते हैं थैलोफाइटा। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये अविभेदित होते हैं, ये विभेदित होते हैं। हाँ, थैलोफाइटा नाम ही है कि इनकी संरचना थैले जैसी होती है, थैलस जैसी संरचना होती है। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, ये अविभेदित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती होती है, साफ साफ दिखती है, तो ये विभेदित होते हैं, जड़, तना, पत्ती में बटे होते हैं। इसमें भी वही बात है, जड़, तना, पत्ती होती हैं, विभेदित होते हैं। अब दूसरा है आवास पर आते हैं।
ये जो है जल में डूबे रहते हैं। हाँ, अब जो है पानी कहीं भरा रहता है, किसी जगह पर पानी रहता है तो वहाँ काई जम जाती है, तो वो पूरी तरह से वही शैवाल ही होते हैं बच्चों, जल में डूबे रहते हैं। जैसे शैवाल, इसमें जड़ न तना पत्ती कुछ नहीं होता है। हाँ, दिखाई नहीं देता, काई में कहाँ और शैवाल ही काई होते हैं, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं दिखाई देते, जल में डूबे रहते हैं। ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। हाँ, तो इसलिए पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। जैसे जंतु जगत के उभयचर कौन है? मेढक हैं, जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, तो इनको डायफाइटा के पौधों को पादप जगत की उभयचर कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा वाले पौधे जो होते हैं वो सिर्फ जमीन में रहते हैं। जड़ वाला पोर्शन जमीन के अंदर होता है और बाकी तना पत्ती सब कुछ ऊपर रहता है, और जमीन से ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। अब तीसरा है, अब इसके बाद आते हैं संवहन ऊतक। हाँ, थैलोपैडा में संवहन ऊतक की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जल में डूबे रहते, ना इनमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। हाँ, संवहन ऊतक कहाँ से होंगे? हाँ, तो ये असंवहनी पादप है। लिखा है, जल में डूबे रहने के कारण इन्हें संवहन ऊतक की कोई ज़रूरत नहीं होती, अतः ये असंवहनी पादप है। शैवाल यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है बच्चों, हमने बताया ना, ये यूलोथ्रिक्स है, ये क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, ये क्लोरेला है। हाँ, और ब्रायोफाइटा के जो हैं ये जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, तो मतलब ये जल में ही रहते हैं, तो ये भी जल में रहने के कारण इनमें भी संवहन ऊतक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और टेरिडोफाइटा ज़मीन पर रहते हैं, इनका जड़ जो है ज़मीन के अंदर होता है, तो ये मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन ऊपर तक पहुंचाने का काम होता है, तो इसलिए इनमें संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। हाँ, अब ऐसे जड़ है और ये ऊपर तक ये पत्ती है, ये है, यहाँ से जाइलम से पानी, ये जड़ जो है पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब करेगा, जड़ और जाइलम ऊपर तक ले जाएगा और पत्ती में भोजन बनेगा, तो ये फ्लोएम के द्वारा पूरे भाग में भोजन जाएगा, पहुँचेगा, तो इसलिए जो है जाइलम फ्लोएम की यहाँ इसमें ज़रूरत होती है, तो ये संवहन ऊतक इसमें पाए जाते हैं, ये संवहनी पादप कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल है मार्सेलिया, फर्न, हॉर्सटेल। हाँ, और ब्रायोफाइटा के मास और मार्केसिया इनका एग्जाम्पल है। ये हो गया बच्चों के फर्न का पौधा है, टेरिडोफाइटा में इसको रखेंगे। ब्रायोफाइटा का जो है ये ये पानी में ज़्यादातर रहते हैं, जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा, एकदम सिंपल सा पौधा होता है। हाँ, जल में ही रहेंगे, थोड़ा सा भाग ऊपर रहता है। ये क्लियर हो गया बच्चों? ये तीनों ही जो है क्रिप्टोगेम पादप कह जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर आते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनरोगे पादप हैं, क्योंकि इनमें बीज और पुष्प धारण करने की क्षमता होती है। हाँ, इसलिए इनकी कैटेगरी एक अलग है। अब हम सारणी बनाए हैं और सारणी के हिसाब से चलते हैं। पादप जगत है, तो सबसे पहले इनको हम दो भागों में बांटते हैं, देखते हैं कि विभेदीकरण है कि नहीं है। विभेदीकरण जड़ तना पत्ती नहीं है तो वो अविभेदित है। हाँ, तो चुपचाप जो है थैलोफाइटा में रख देते हैं। अब दूसरी कैटेगरी बनती है जिसमें जड़ तना पत्ती है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और तीनों में बटे हुए हैं, तो वो एम्ब्रोफाइटा में रख देते हैं, चुपचाप एम्ब्रोफाइटा में रख देते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? शैवाल है और कवक है। कवक में भी जड़ तना पत्ती नहीं दिखाई देती है, तो कवक और ये थैलोफाइटा में रखे जाएंगे। अब इसमें आते हैं, अब जो है एम्ब्रोफाइटा में जो है ब्रायोफाइटा भी आते हैं, टेरिडोफाइटा भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। तो अब हम किस में रखेंगे भाई? तो हम संवहन ऊतक को देखते हैं। संवहन ऊतक है जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जा रहा है,
जिस पौधे में नहीं पाया जा रहा है उसको उठा करके हम डायफाइटा में रखेंगे। अब समान ऊतक पाया जाता है तो वो समानी पादप हो गए, तो उसको हम ये टेरिडोफाइटा में रखेंगे और जिम्नोस्पर्म में भी रख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में रखेंगे। ये 3 कैटेगरी आ जाती है। तो अब हमको इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि किसमें बीज पुष्प धारण करने की क्षमता है। तो जिसमें फूल आ रहे हैं, फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है सीधे सीधे वो उसमें आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। हाँ, एंजियोस्पर्म ये लिखा है ये अब हम बीज देखते हैं। ये हो गया। जिसमें समान ऊतक नहीं है वो ब्रायोफाइटम है, जिसमें समान ऊतक जाइलम फ्लोएम है तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी रख सकते हैं। लेकिन किस में रखा जाएगा इन तीनों में ये तय करना है। तो बीज धारण करने की क्षमता है, पुष्प आते हैं कि नहीं आते ये देखना है। तो जिसमें बीज नहीं है, बीज नहीं दिख रहे हैं, पुष्प भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो उठा करके हम उसको हम टेरिडोफाइटा में रख देते हैं। हाँ, और जिसमें बीज बन रहे हैं तो उनको जिम्नोस्पर्म में भी रख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में भी रख सकते हैं। तो अब हो गया, 2 कैटेगरी हो गई। अब जिम्नोस्पर्म में किसे रखे, एंजियोस्पर्म में किसे रखे। तो इसमें ये देखना होता है बीज तो है लेकिन कैसा है, फल के अंदर है या बाहर है। तो ये देखना आता है बीज अगर फल के अंदर है तो वो उठा करके हम एंजियोस्पर्म में रख देंगे, और बीज अगर खुला है, एकदम ओपन है, कोई आवरण नहीं है, तो वो हम उठा करके जिम्नोस्पर्म में रख देंगे। इस जब आवरण बीज खुला रहता है, नग्न होता है, तो नग्न बीजी कहा जाता है, फल नहीं होता है। ये क्लियर हो गया है बच्चों। जब समानी ऊतक होते हैं तो वो 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इसमें से कौन से पौधे को किस में रखना है इसके बारे में देखना होता है। तो इसके लिए हम बीज पर आते हैं। अगर बीज बन रहे हैं तो हम किस में रखेंगे, जिम्नोस्पर्म में रख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में भी रख सकते हैं। नहीं बीज बन ही नहीं रहे हैं तो उठा करके हम टेरिडोफाइटा में रखेंगे। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें बीज नहीं बनते हैं। बीज बिल्कुल नहीं बनते हैं। ये फर्न है बच्चों, ये संयुक्त पत्ती है ये। हाँ, ये सब संयुक्त पत्ती है। हाँ, ये कि पत्ती जब गिरती है, यहाँ पर आ जाती है, तो अपने आप जो है रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जो है नए प्लांट बनने लगते हैं। हाँ, ये हो गया, क्लियर हो गया। टेरिडोफाइटा के पौधे में बीज नहीं होते, बीज नहीं आते, और जिसमें बीज आते हैं वो तो या जिम्नोस्पर्म होगा या एंजियोस्पर्म होगा। अब ये हो जाता है कि बीज आ तो रहे हैं, फल के अंदर है कि फल के बाहर है, खुले हैं, आवरण है कि नहीं है। तो आवरण नहीं है, बीज खुले हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म में उठा कर रख देंगे। अगर फल के अंदर, जैसे तरबूज होता है, खरबूजा होता है, ये सब फल के अंदर होते हैं, इनके बीज फल के अंदर होते, तो वो एंजियोस्पर्म में रखे जाएंगे चुपचाप उठाकर। ये हो गया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, एंजियोस्पर्म तो है ही है। अब ये देखा जाता है कि हम उसके बीज को उठाते हैं और दोनों की मतलब एंजियोस्पर्म की जो है बीज को हम उठाते हैं और रात भर भिगो कर रख देते हैं, और दूसरे दिन ये देखते हैं उसका चूरा बनाते, उसको फोड़ते हैं। अगर वो चूरा बन जाता है बच्चों तो वो एक बीजपत्री हो जाएगा। अगर उस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है तो वो द्विबीजपत्री हो जाता है। दो भागों में बराबर बराबर बढ़ता है, यानी उसका दाल बन जाता है, तो वो द्विबीजपत्री हो जाता है। और अगर जो है उसको हम फोड़ते हैं, नहीं फूटता है, वो टूट जाता है, चूरा हो जाता है, तो वो एक बीजपत्री होता है। ये लिखा है, बीज को हम फोड़ते हैं। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, रात में भिगो देते हैं बीजों को, इसके बाद हम फोड़ते हैं।
चूरा बन जाता है तो वो एक बीजपत्री में रखेंगे। अगर वो दाल बन जाती है, 2 बराबर हिस्सों में बँट जाता है, दाल बनता है, तो हम उसको जो है चुपचाप द्विबीजपत्री में रख देंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है? मक्का है, गेहूँ है, और द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है मटर है, चना है, इमली है। ये सब अरहर है, ये सब दाल बन जाती है। तो ये बच्चों क्लियर हो गया। और इन दोनों में और भी अंतर होता है। अब ये एक बीजपत्री की जो पत्ती है ये इस तरीके से होती है, ये ऐसे जाती है, ये इसकी शिराएं ऐसे समांतर होती, खड़ी खड़ी होती। गेहूं में जैसे खड़ा खड़ा शिराएं होती हैं, समांतर चलती रहती, समांतर क्रम में रहती हैं। हाँ, और इनकी जो जड़ें जो होती है वो अपस्थानिक होती हैं, ये एक साथ जो गुच्छे में निकलती रहती है। हाँ, कोई मूसला जड़ नहीं होता, कोई मोटी जड़ नहीं होती है, तो इसलिए इसको ये अपस्थानिक जड़ होते हैं, इसको छकड़ा जड़ भी बोलते हैं। इसमें कोई भी मोटी जड़ नहीं है। हाँ, इसमें जो है ये देखिए, ये जो है इनकी जड़ों में देखिए मोटी सी जड़ निकल रही है और ब्रांच निकल रही है। हाँ, ये मूसला जड़ है। ये मूसला जड़ है। इनकी पत्तियां जो है, शिराएं जो खड़ी खड़ी समांतर क्रम में सॉरी, इनकी जो पत्तियां होती है खड़ी खड़ी समांतर क्रम में होती, लेकिन इनकी जो पत्ती होती इस तरह होती है। ये शिराएं इनकी ऐसी होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? जालिकावत शिरा विन्यास। इसको क्या कहते हैं? जालिकावत शिरा विन्यास। इनकी पत्ती द्विबीजपत्री की, ये सब जो है द्विबीजपत्री के हैं बच्चों। हाँ, द्विबीजपत्री की इनकी पत्ती इस तरीके से होती है, इनकी शिराएं जो है ऐसे जाती हैं, जालीनुमा बना रहता है, तो इनको क्या कहते हैं? जालिका व शिरा विन्यास। और इनकी जड़ें ऐसी होती है, एक मोटी सी जड़ जाती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं बच्चों। ये इसके बाद ब्रांच निकलती रहती है, इसी से ब्रांच निकली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके फ्लावर में भी अंतर होता है। हाँ, द्विबीजपत्री के फ्लावर जो होते हैं 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। हाँ, 5 पंखुड़ी होती हैं। और इनके फ्लावर, एक द्विबीजपत्री वाले फ्लावर जो होते हैं इनकी पंखुड़ी 3 होती है, सिर्फ 3 होती है। 3 पंखुड़ी वाला पुष्प होता है, इसमें 5 पंखुड़ी वाला पुष्प होता है बच्चों। ठीक, क्लियर? अब जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पादप भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में अनावृत बीजी पादप भी कहा जाता है। इसमें बीज आता है लेकिन फल नहीं आता, बीज बाहर होता है, बिल्कुल नग्न होता, कोई आवरण नहीं होता, इसलिए इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है। ये बहुवर्षीय होते हैं, बहुत 2-3 साल तक चल जाते हैं, सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तना इनका कड़ा होता है, यानी काष्ठीय होता है, जैसे पाइनस है, साइकस है बच्चों। ये हाँ, ये साइकस का है, ये फीमेल पौधा है, इसमें कोन है। हाँ, फीमेल पौधों में ये कोन बना रहता है, ये इसकी लीफ है। हाँ, ऐसे साइकस। ये मेल साइकस है, इसमें कोन नहीं होता है ऐसे। हाँ, ये बहुत कड़ा होता है, इसका तना जो है बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है, कास्टी होता है। ये बहुत सालों तक चल जाते हैं, 3-4 साल तक ये पौधे चलते हैं, आराम से चलते हैं। हाँ, ये हो गया। एंजियोस्पर्म पर आते हैं। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पादप भी कहा जाता है। एंजियो शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्म शब्द का अर्थ होता है बीज। ऐसे पौधे जिसमें बीज फल के अंदर होते हैं, जैसे वो तरबूजा है, खरबूजा है और कद्दू है। हाँ, बहुत से फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं। ऐसे पौधे जिसमें बीज फल के अंदर होते, उसे एंजियोस्पर्म पादप कहा जाता है। इन्हें पुष्प ये पौधे भी कहते हैं क्योंकि इसमें पुष्प दिखते हैं। हाँ, पुष्प देखने को मिलते हैं, 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। हाँ, ये शाकीय मतलब कोमल भी होते हैं। हाँ, ये कोमल भी होते हैं। इनके तने जो होते हैं हरे हरे भी होते हैं, मुलायम होते हैं और कड़े भी होते हैं। हाँ, दोनों बातें होती हैं, शाकीय भी होते हैं और काष्ठीय भी होते हैं। ये एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी बताया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।
तो एकबीजपत्री क्या है, उसको हम फोड़ेंगे तो चूरा बन जाता है, तो वो एकबीजपत्री हो गया। और अगर उसको हम तोड़ेंगे 2 बराबर हिस्से में बट जाता है, दाल बन जाता है, वो द्विबीजपत्री हो गया। हमने एग्जाम्पल भी बताया, गेहूँ है, मक्का है। और ये द्विबीजपत्री का क्या होता है, चना है, मटर है, इंगी है, अरहर है। इतने सारे जीवों का अध्ययन करना बहुत ही कठिन था, इसलिए सभी जीवों को समानता एवं विभिन्नता के आधार पर विभाजित किया गया, जिससे अध्ययन करने में सुगमता हो। बच्चों, ये पादप जगत का क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम जंतु जगत का वर्गीकरण बताएंगे। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।